सब्जी। चिड़िया रुको रुको, मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देती जाओ। अरे तोती बहन, इतनी मिर्ची का आप क्या करने वाली हैं? चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है दूसरे जंगल से। वो मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनाती है, बस इसीलिए मैं अपनी माँ से मिर्ची का अचार बनवा रही हूँ। पूरे जंगल में तुम्हारी सब्जी ही बहुत ताज़ा होती है। हाँ तोती बहन, क्योंकि मैंने अपने खेत में ताज़ा सब्जियाँ उगा रखी हैं। फिर मानो चिड़िया बारिश में आगे बढ़ती है। चिड़िया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी कपी बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और भिंडी दे दो। बिजली बहन, पिछले 30 रुपए रहते हैं आपके। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, पहले सब्जी तो दो, पैसे भी देती हूँ। फिर बिजली कपी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। पिछली बार जो टमाटर देकर गई थी वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा। देखना कभी, दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है, वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सब डरते हैं मुझसे। लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कपी के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कपी तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कपी अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कपी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भागती है, मगर बिजली कपी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया रुको रुको। बिजली, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? बादल की तनख्वाह 1-2 दिनों में मिल जाएगी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी हो बिजली, लेकिन आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलेगी। तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मेरे मोहल्ले की ओर भूल कर भी मत आना, वरना बहुत पिटोगी। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी भी नहीं तुम जैसे भूखी के मोहल्ले में। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है। बिजली, इस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। बादल, बादल जी, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे तुम्हारी प्यारी पत्नी को बुरा भला कहा, और वो मोटी चोंच वाला तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। बिजली, तुम चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी वो जंगल में सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत बर्बाद कर दूंगा। मेरा सुंदर पति बहुत प्यार करता है मुझसे। मानो चिड़िया सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो सीधा मानो चिड़िया के खेत में जाता है और वो चिड़िया के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी बादल कप्पे ने कुछ सब्जियां तोड़ी ही थी कि झाड़ियों से सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है और चुपके से बादल कप्पे को डस लेता है। बचाओ, सांप, सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था जो बादल कप्पे को बचाता। कप्पा गिरता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल अभी लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। मानो चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता सभी कप्पे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और ये मर गया। देखो तो सही, मरा भी चोरी करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कप्पे को। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी बिजली कप्पी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लगती है।
बादल, बादल जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। हाँ। बिजली, ये कुछ सब्जियां मरने से पहले बादल ने तोड़ी थी। तुम ये अपने साथ ले जाओ, शायद इन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर बिजली का भी बहुत शर्मिंदा होती है। लेकिन बादल का वाह अब कौन सा लौट कर आने वाला था। मानो चिड़िया और बिजली का भी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कवि वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कवि के पीछे पीछे जाती है। बिजली कवि छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कवि का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कवि की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है।
तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कवि चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कवि को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, खुद तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है।
कबूतर भैया जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। कबूतर भैया जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी, चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है, हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है, हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कबों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है, हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो। कितना सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर? इस कबाड़ को तुम सुंदर कह रहे हो? ना यहाँ एसी है और ना फ्रिज, और मुझे बताओ रसोई कहाँ है? फिर बादल का व बिजली का पीको रसोई में ले जाता है। पत्नी जी, ये है मेरी रसोई, मैं तो यहीं भोजन बनाता हूँ। 2-4 टूटे हुए बर्तन और ये मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं मेरी माँ को तुम्हें क्या पसंद आ गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बिजली की ऐसी बातें सुनकर बादल कप्पा तो कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही बादल कप्पा काम पर चला जाता है। बिजली कभी अपना मोबाइल निकालती है और किसी से बातें करने लगती है। वो बुढ़ा बादल तो अपने काम पर चला गया, तुम जल्दी से नदी पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी।
फोन रखते हुए बिजली कभी नदी की ओर चली जाती है। वहाँ तो एक अमीर भूरा कौवा आया हुआ था। बिजली, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगी और मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगा। भूरे जी, वो बुढ़ा कौवा तो बहुत गरीब है। मैं और भी एक दिन उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मुझे भी यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन उस बुढ़े कौवे के साथ नहीं रहूंगी। बिजली, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस समय मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। एक बार जब वो विदेश के जंगल से आ जाएंगे तो तुम और मैं मिलकर शादी कर लेंगे। बस तब तक तुम वहीं उस बूढ़े कौवे के साथ रहो। भूरे जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे धोखा मत देना। नहीं नहीं बिजली, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। बस एक बार मेरे पिता घर आ जाएं। अच्छा भूरे, मेरी शादी वाले दिन क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी राह देखती रह गई। मुझे माफ कर दो बिजली, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका। ऐसे वो दोनों कौवे काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बादल कौवा मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता, लेकिन उसकी पत्नी कभी उससे सीधे मुंह बातें न करती। बादल कौवा तो अब परेशान रहने लगा था। पत्नी,